नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे। फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली डिस्कशन में या पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई? हम लोगों ने देखा था कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हम लोगों ने बात की थी यूनिट नंबर 1 की, और फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से टोटल 8 नंबर मिलते हैं, जिसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन। टोटल 8 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हम आज क्या देख रहे हैं कि इस 8 नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि किस तरीके से जो है वो जो गॉस थ्योरम था उसके बहुत सारे जो केसेस थे उनको अलग अलग कैसे सीखना है या एड्रेस करना है। आज हम जो है क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर का जो है एक ओवरव्यू लेंगे। ये बहुत शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, जैसा कि पूरे चैप्टर का लेंथ है। मैं पूरा टाइम आप लोगों के साथ में इस एक ही चैप्टर या इस एक ही यूनिट के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकता, तो हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में ये वीडियो जो है कर रहे होंगे। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आप अगर इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हो तो मेरा वीडियो देखते चलिए, और उसको सुनते सुनते आपको अपना पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है इस चैप्टर के भी छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स आएंगे, और ये पार्ट जो है अगर आप देख लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये उम्मीद है कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप मेरे से क्या गारंटी उम्मीद करते हैं? भाई, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 70 नंबर का है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल्स में मिलने वाले हैं, और 70 नंबर के इस क्वेश्चन पेपर में हम मेजॉरिटी में जो है 5 नंबर और 3 नंबर के ऐसे ज़्यादातर टॉपिक्स कवर कर लेंगे कि जो है, और 4 नंबर का जो टॉपिक है। तो इस तरीके से हम जो है ये मान के चलते हैं कि इस 70 नंबर का 60% to 70% हिस्सा जो है इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा ही देगा। अब उसके ऊपर अगर आप स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, या अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में जो है टॉपर रहना चाहते हैं, ऐसे केस में जो है आपको मेरी मदद मिलेगी ही, लेकिन उसके अलावा भी आपको पर्सनली बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। तो ये एक क्विक रिवीजन है, आप उसी तरीके से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज है क्या? तो हम यहाँ पर जो है चार्ज के लिए बोलेंगे कि ये हर एक मैटर की फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, और उनमें से जो है अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर एक्स्ट्रा डाल दिया जाए या निकाल दिया जाए तो एटम में नेट चार्ज कुछ आ जाता है। इस चार्ज के प्रेजेंस में क्या होता है कि ऐसा कोई दूसरा मतलब ऑब्जेक्ट जिसके पास में भी चार्ज है, हमारा पहला वाला ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज है उससे फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी पा लेता है, इंटरैक्ट करने लगता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे करेंगे। यहाँ पर भी आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे चार्ज प्रोड्यूस करने का एक तरीका है फ्रिक्शन, चार्ज थ्रू फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो कि ये एक एटम है, और इस एटम के पास में टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ बीच में प्रोटॉन्स हैं। अभी ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने के बाद में जो है क्या होगा कि न्यूट्रल का मतलब है कि अगर इसके पास में +11 चार्ज है तो -11 चार्ज है, और टोटल चार्ज 0 है। लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो प्लस में 11 और माइनस में 10, और उसके पास में नेट 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से अगर किसी के पास में बाहर से कहीं, जैसे मान लेते हैं कि उसके पास में 17 पॉजिटिव प्रोटॉन है, और अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलकर 18 हो जाता है तो वो नेगेटिवली चार्ज एटम बन जाएगा। यहाँ पर जो है ये फ्रिक्शन का क्या रोल है? फ्रिक्शन एक्चुअली में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इस हीट एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम में जंप कर पाते हैं। अगली बात है इंडक्शन। एक किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में जो है किसी एटम के साथ में क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन में एटम बेसिकली न्यूट्रल ही रहता है, या वो सब्सटेंस जो है बेसिकली न्यूट्रल ही रहता है, लेकिन उसके सब के सब पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह में और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज दूसरी जगह में प्रेजेंट दिखने लगते हैं अगर यहाँ पर पहले से कोई चार्ज्ड एटम आ जाए। और इस तरीके से जो है ये जो इंडक्शन होता है, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर बाद में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको एक बार अर्थिंग करेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज नीचे चले जाएंगे, और यहाँ पर नेट चार्ज क्या बचेगा?
पॉजिटिव। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये इंडक्शन मतलब ये कनेक्शन जो है अर्थिंग के साथ में हटा दो, और अब ये नेट नेगेटिवली चार्ज एटम मतलब नेट पॉजिटिवली चार्ज एटम बचेगा। फ्रिक्शन के बाद में कंडक्शन, और कंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है जब किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के जो है कांटेक्ट में आता है, लेकिन मटेरियल ऐसा हो जो चार्ज को ट्रांसफ़र कर सके, तब उसमें भी इसके आधे चार्ज जंप कर जाते हैं और वो भी सिमिलर चार्ज से चार्ज हो जाता है। इसको कंडक्शन बोलते हैं। इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है, इंडक्शन में एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, और फ्रिक्शन में एनर्जी सप्लाई के कारण इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं। बहुत ही ब्रीफ में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए आगे बढ़ते चलेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो है इससे रिलेटेड जो है आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जो कि यूजुअली नहीं पूछता। पहला एडिटिविटी, चार्ज को हमारे पास दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में नेट चार्ज की बात करेंगे तो उसके साइन के साथ में जोड़ देते हैं हमको एडिटिविटी। डायरेक्टली हम वेक्टर के लिए क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन जो है यूज़ करना पड़ता है। चार्ज को हम सीधे सीधे स्केलर क्वांटिटी जैसा ऐड कर सकते हैं। दूसरा कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा पैर में प्रोड्यूस होता है, जोड़ी में प्रोड्यूस होता है। अगर जो है चार्ज प्रोड्यूस करना है तो जितना पॉजिटिव बनेगा उतना ही नेगेटिव बनेगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव हो गया, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तक पहुंचा और वो नेगेटिव हो गया। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जोड़ी में ही बनेगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, इसको देखो, मिनिमम साइज, मिनिमम साइज। इसका मतलब क्या होता है कि भाई चार्ज का जो सबसे मिनिमम साइज पॉसिबल है वो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसके ही मतलब इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में, मतलब Q = NE, ये जो है क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। कहानी खत्म। इसके बाद में जो है अगली बात क्या है, कंजर्व दो बार आ गया है, चलो ठीक है। उसके बाद सिट्स ऑन मास। ये सिट्स ऑन मास का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि चार्ज अकेला ट्रांसफ़र नहीं होता। जब भी हमको चार्ज कहीं ट्रांसफ़र करना होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठ के जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन खुद में चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल के ऊपर बैठ के जो है चार्ज कहीं जाएगा। तो इस तरीके से अगर चार्ज ट्रांसफ़र करना है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 9-27 और -31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता चल गई चार्ज की। आगे देखेंगे कूलम्स लॉ, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं, हमको तो 2 नंबर का पूछेगा। फिर भी इसका एप्लीकेशन आपको याद आना चाहिए। यहाँ पर जो है मेन रूप से ध्यान रखने की चीज़ ये है कि हमारा पहला चार्ज है Q1, ये हमारा दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। फिर इनका जो है रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो है जो रिलेटिव पोजीशन बनाएंगे, उसका जो है पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर R12 और वेक्टर R21, वेक्टर R21। अच्छा, अब जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर क्या बात करना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि ये चार्ज जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन किस लाइन के अलोंग लगाएंगे, मतलब किस लाइन से जो है जुड़ा हुआ इनका फोर्स काम करेगा। तो भैया ये पॉइंट, इसका जो सेंटर है वो पॉइंट ए ले लो, इसका जो सेंटर है ये पॉइंट बी ले लो। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग ही हमेशा वो फोर्स काम करेगा, वही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पर जो है F12 का मतलब क्या होता है, F फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। देखो ये भाई चार्ज जो है कूलम्स लॉ में जो चार्ज है वो कैसे काम करता है, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। कैसे में अट्रैक्टिव होगा, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होगा, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव होगा। लेकिन जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स होगा वो इसी लाइन के अलोंग रहेगा। अब हम क्या देखते हैं कि F12 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, तो ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 जो है वो कैसा होगा, तो भाई F12 फोर्स ऑन
1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और यहाँ पर क्या होगा कि भाई इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। अब अगर हम जो है यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर वो वाला जो है चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, और इस तरीके से हमको दिखाई देता है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, और ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है वेरीफाई करता है, विच इज एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इसको हमसे जनरली पूछा जाता है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने सीखा भी होगा। आगे बढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं भाई, बहुत फास्ट चल रही है हमारी वीडियो, मुझे समझ में आ रहा है, रिवीजन ऐसे ही होता है भैया। तो अब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहला परमिटिविटी। भाई ये है कि जो है परमिटिविटी का मतलब ये है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। इस फोर्स को जो है डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या करता है भाई, ये Q1 कितना है, ये Q2 कितना है, ये जो है मैग्नीट्यूड है। उसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। हम लोगों को पता है ना भाई, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसके अलावा अब इनके अलावा एक और फैक्टर है जो है मीडियम, और मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो दो चार्ज के बीच में फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करती है, वो परमिटिविटी है। आप मीडियम बदल दोगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन में फोर्स का जो है जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से परमिटिविटी चेंज करना हम लोगों को आ गया। अब हम जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा मीडियम है, जिसको चेंज करने से दो चार्ज के सेम कॉन्फ़िगरेशन में फोर्स की वैल्यू बदल सकती है, उसके बारे में जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। देखने के लिए हमारे पास दो टाइप की परमिटिविटी है, एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो कि स्पेस की है या अपने आप में है, दूसरा है रिलेटिव परमिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस। अगर कोई मीडियम है उसकी परमिटिविटी निकालना है तो देखो k इज इक्वल टू 1/4πε0, हम लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये जो है हमारे फोर्स का जनरल फार्मूला हो गया। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है भाई, ये जो ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो है ये वैल्यू है किसकी, ये जो है मतलब परमिटिविटी है स्पेस की। लेकिन अगर जो है इसीलिए तो इसका पूरा वैल्यू क्या बनता है, इसका पूरी वैल्यू बनती है 9 × 10⁻9, ये ऐसी वैल्यू बनती है ना। अब हमको क्या देखना है कि अगर स्पेस की बजाय या एयर की बजाय हमने वहाँ पे पानी भर दिया, ऑयल भर दिया, या रुई भर दिया, या लकड़ी भर दी, तो इससे जो है फोर्स में डिफरेंस तो आएगा। कितना आएगा, तो उसको देखने के लिए हमारे पास में क्या तरीका है भाई, उसको देखने के लिए हमारे पास तरीका है F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू यहाँ पर जो है K1 डिवाइडेड बाई K2। तो इस तरीके से जो है ये K1 डिवाइडेड बाई K2 ये जो होगा 1/4πε0 इंटू 1/4πε दैट मीडियम। तो फाइनली पता चला F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू ε0। और इस तरीके से जो है हमको जो है दो फोर्सेस के बीच में सेम कॉन्फ़िगरेशन में दो फोर्सेस के बीच में जो रेशियो मिलेगा वो दोनों मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर मिलेगा, या हम बोल सकते हैं ER इज इक्वल टू ε0 इंटू K। तो यही चीज़ जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखी, और ये पूरा जो है। अब लास्ट वाली बात, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये जो है क्या था, कूलम्स लॉ हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों को एक नया कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देता है, और वो कॉन्फ़िगरेशन है कि भैया एक ही लड़का है जिसको मिल के 50 लड़के कूटने वाले हैं। क्या, एक ही लड़का है जिसको मिल के 50 लड़के कूटने वाले हैं। तो अब जो है यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि हर कोई से इसको अलग अलग मार पड़ेगी, और इसको जो टोटल चोट आएगी वो सबके सब से मार पड़ी हुई उसका वेक्टर सम होगा। इसको जो है सही टर्म्स में बोलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है अगर एक से ज़्यादा चार्ज मिलके एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तब, ये कंडीशन रख दी हम लोगों ने। फिर हम बोल रहे हैं कि द फोर्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब
तुम्हारी मेरी जो दोस्ती है वो किसी तीसरे के प्रेजेंस में या उसके एब्सेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी दोस्ती है और वो दूसरा चार्ज उसके प्रेजेंट रहने से हमारी दोस्ती के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से यहाँ पे QA के ऊपर अगर Q, C, D, E, F इनमें से कोई भी फोर्स लगाएगा तो A और C के बीच में जो भी फोर्स लगता है कूलम्स लॉ लगाने से वो चेंज नहीं होने वाला है। उसी तरीके से A और D इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो चेंज नहीं होने वाला है। कब तक भाई? अगर उसके आसपास अगर मल्टीपल चार्ज हैं तब भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो तो उतना ही लगेगा। लेकिन A जो है जितना भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑन A इज इक्वल टू फोर्स ऑन AD प्लस फोर्स ऑन AE प्लस फोर्स AF प्लस फोर्स AC। मतलब यह है कि इन्हीं भी दो चार्जेस के बीच जितना फोर्स है वो एक दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस में जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इस चार्ज के ऊपर नेट जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा सारे फोर्सेस का। सुपरपोजिशन खत्म, आगे बढ़ो। ये रिवीजन है, रिवीजन जैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या है? इसके बाद में आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है सिंबल है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। यूनिट क्या होगा? फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम यूनिट हो गया। आगे क्या है? आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं भाई? यहाँ पे हम लोग एक सोर्स चार्ज रखेंगे Q, उसके पास में एक टेस्ट चार्ज लाएंगे स्मॉल Q0 और उसके बाद में देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है। इसकी वैल्यू की Q0 की वैल्यू यूनिट होती है ताकि हमको सोर्स चार्ज को अफेक्ट ना पड़े, और ये यूनिट जो है हम लोग जो इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो Q0। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू के कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्वेश्चन पूछता है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो दूर भागेगा, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं जो कि इमेजिनरी होता है। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इस पर जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इसलिए जो है हमको एरो अंदर आता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ गए और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी समझ गए। ये जो इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगला क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा ही, और अगर पूछ रहा है तो हमको पता होना चाहिए। पहला है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज जो है यूनिट मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको दूसरे चार्ज के फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए रखते हैं, ठीक है। आगे बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहला, डायरेक्शन। ये जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में आके घुस जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में घुसती है। सेकंड, टेंजेंट। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको ऐसे दिखाई दे रहा है तो उसके किसी भी पॉइंट में एक टेंजेंट बना दो, वहाँ पर हमको अगर कोई सा भी चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पता चल जाएगा। थर्ड बात बोलो, डेंसिटी। किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं या कम हैं तो इससे क्या पता चलता है कि E1 जो है वो स्ट्रॉन्ग है E2 से। क्यों? क्योंकि E1 के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है और E2 के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। अगली बात क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश करती है, जैसे कि स्प्रिंग लगा हो। तो इसलिए जो है अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी, नेगेटिव चार्ज में घुस जाएगी। और अगर यहाँ पर जो है इनका लेंथ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है कि अपना लेंथ कम करने की कोशिश करती है और इसीलिए
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसके सेकंड जो है, इसके नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो अपने एक दूसरे को साइड वाइज जो है प्रेशर देती हैं और ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं। इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और ये एक दूसरे को साइड से रिपेल करती हुई जा रही हैं, यानी कि एक दूसरे को साइड से प्रेशर देते जा रही हैं। इसीलिए ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये हमको पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अब लेटरल प्रेशर भी हो गया। मीटिंग सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर, ये प्रॉपर्टी भी हमको पता होनी चाहिए, किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसते समय भी निकलते समय भी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाती हैं। रीज़न क्या है? अगर परपेंडिकुलर नहीं जाएंगी तो उनके जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, वेक्टर्स है, उसके हमको रिजोल्यूशन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक से तो जो है चार्ज सीधा अंदर जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले के कारण साइड वाइज उसमें करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा, विच इज़ अबसर्ड, मतलब वो होता नहीं है। ठीक है, अगली बात क्या है? अगली बात ये है, हाँ, अगली प्रॉपर्टी क्या है? चलिए, ये है पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, हो गया यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मीटिंग सरफेस हो गया, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कंडक्टर के अंदर जो है कभी पास नहीं होती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी मेटल सरफेस से टकराती हैं तो क्या होता है, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है यहाँ से, अब बीच में एक मेटल आ गया, तो ये मेटल क्या बोलेगा, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे को दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा ना, मतलब यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हमको दिखाई देंगे और यहाँ पे के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो भाग के यहाँ खड़े हो जाएंगे दूर में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट हमको मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई देगा जो वर्चुअली क्रिएट हो गया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। इसलिए किसी भी मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट था वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पैरेलल लाइन बना देते हैं जिसका एक दूसरे से डिस्टेंस भी एक जैसा हो, मतलब लाइन पैरेलल भी हो और उनके बीच में जो है गैप ऐसा ना हो कि यहीं पे 20 ठो बना दो और यहाँ पे दूर दूर है, ऐसा नहीं है भाई। पैरेलल लाइंस बनाएंगे और इक्वी डिस्टेंस बनाएंगे, तो उससे जो है हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़ बच गई और वो है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कॉन्फ़िगरेशन है, डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, टॉर्क और वर्क डन। ये एक पूरा कंप्लीट डिस्कशन का टॉपिक है। आप लोग बोर हो गए होंगे, मैं भी हो गया हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले वीडियो में हम सिर्फ इतनी सी बात कर लेंगे। वैसे जो है इसका वेटेज जो है 5 मार्क के लिए यहाँ पर बनता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई अभी तक नहीं पूछा, इसका मतलब नहीं पूछेगा क्या? पूछेगा। तो एक यहाँ बनता है, फिर टॉर्क और वर्क डन मिला के 5 मार्क्स के लिए एक वेटेज बन सकता है। संभावित क्वेश्चन है, हम सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।